बीए द्वितीय वर्ष की सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने नीति के निदेशक तत्व वाला प्रश्न स्टार्ट किया था और उसमें जो है आर्टिकल 41 तक जो है हमने कल कर लिए थे। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो 41 तक हमने कर लिए थे और जो है आज जो है हम 41 से आगे शेष 51 तक सारे आर्टिकल्स आज करेंगे। स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है स्क्रीन पे। तो वैसे एक बार कल वाले पे थोड़ा सा ब्रीफली नज़र बता देता हूँ। कल क्या करवाया था, आर्टिकल 36 से लेके और 41 तक इनका विवरण बताया था। नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बताया था कि ये सिर्फ नैतिक उपदेश हैं, नैतिक आदेश हैं जिनका अगर पालन राज्य करता है तो राज्य निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा और इन पे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि इनका पालन करे तो करे राज्य और ना करे तो न करे। भारतीय संविधान में ने भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा थी और 47 में ये बताया गया था कि इन्हें कोई नीतिक निर्देशक तत्वों को जो है कानूनी मान्यता नहीं है कोई भी। अनुच्छेद 37 में यह भी बताया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखे, कि कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखे, पर कानूनी बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 38 में बताया था कि राज्य जो है लोक कल्याण की सुरक्षा, लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा की विवृद्धि के लिए सामाजिक ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करेगा कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। 39 कै में ये बताया था कि सभी नागरिकों को रोजगार के साधन मिल सकें, रोजगार मिल सके सभी लोगों को, ऐसी व्यवस्था राज्य करे। ये नीतिक निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश दे रहे हैं। 39 ख में बताया था कि जो भौतिक साधन जितने भी है उनका स्वामित्व व नियंत्रण राज्य इस प्रकार से करे कि सार्वजनिक कल्याण सबसे से ज़्यादा लोगों का कल्याण संभव हो सके। घ में बताया था कि सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। वो महिला और पुरुष के बीच में जो वेतन संबंधी भेदभाव होता है इसको ना किया जाए। अगर वो कार्य समान कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, गांवों के विकास की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत गांवों का देश है। गांव जितने सुदृढ़ होंगे उतना ही देश ज़्यादा विकास करेगा। इसलिए गांवों की, ग्राम पंचायतों की स्थापना करके गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, गाँव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। 41 में ये बताया गया था कि जो लोग बेरोज़गार हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग हैं, उन लोगों के लिए राज्य सहायता की व्यवस्था करेगा। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड को पेंशन मिलती है, बीमारी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज चलता है, ये इसी के अंतर्गत है। तो लोक सहायता, जनता की सहायता जो है वो राज्य जो है करेगा इन कंडीशंस में, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता इत्यादि के अंदर। आज जो है इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 42। 36 से 41 तक कल हो गए थे। ब्रीफली मैंने एक बार आपको थोड़ा सा बता दिया। देखिए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता। देखो पहली बात है काम की न्याय संगत दशा। तो आर्टिकल जो है वो जैसे 42 में आर्टिकल 41, 40 इनका के बाद में आर्टिकल 42 में जैसे ये है कि जो व्यक्ति, राज्य का एक कर्तव्य है कि वो रोजगार के लिए प्रयास करेगा लोगों के लिए, कि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार तो लोगों को मिल गया, ठीक है। अब क्या है, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ काम करने का माहौल कैसा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। तो न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो वहाँ पर आराम से काम कर सके। इसलिए एकमात्र रोजगार मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, काम करने की स्थितियाँ भी ऐसी हों कि वहाँ किसी तरीके का ऐसा ना हो कि कोई महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा हो, बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, यानी न्याय संगत मानवोचित दिशाएं हो, किसी का मतलब शोषण ना हो वहाँ पे। तो इसलिए आर्टिकल जो है 42 ये कहता है कि जहाँ भी व्यक्ति काम, उसको रोजगार मिल गया तो उसको काम की न्याय संगत दिशाएं को, जो मानवीय दिशाएं हैं, ऐसी कंडीशन जहाँ पर कार्य हो सकें, ऐसी जो है व्यवस्था राज्य करवाए कि लोगों को न्याय संगत दिशाएं मिल सके काम की। और दूसरा है प्रसूति सहायता। प्रसूति जो प्रेग्नेंट महिला होती है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को राज्य जो है वो
सहायता उपलब्ध कराए। अब इस दौरान देखिए जैसे गवर्नमेंट्स में है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको पहले और बाद में कुछ छुट्टी मिलती है, अन्य कुछ सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह पे हों कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसको राज्य जो है हर तरीके की सहायता उपलब्ध कराए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखिए इनको खाने की व्यवस्था मिलती है, अन्य बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आता है कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसको राज्य से ज़्यादा उसको सहायता उपलब्ध करवाए। ये है आर्टिकल 42। और आर्टिकल 43 है, देखो, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और निर्वाह मजदूरी। देखो पहले निर्वाह मजदूरी देख लेते हैं। निर्वाह मजदूरी ये है कि देखो पहले एक आर्टिकल में बात हो गई थी कि जो है रोज़गार के जो हैं वो साधन, आर्टिकल 39 कै में बताया था कि सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन राज्य जुटाएगा, कि लोगों के रोजगार की व्यवस्था आर्टिकल 39 कै में कर दी। ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत दशाओं की व्यवस्था कर दी, भी रोजगार भी मिल गया और जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन और माहौल भी बढ़िया होना चाहिए, ये दोनों व्यवस्था करती। तो अब तीसरी बात आ गई आर्टिकल 43 में, निर्वाह मजदूरी भी, उनको पैसा भी इतना मिलना चाहिए कि उनका जीवन यापन बढ़िया हो उसके। ऐसा नहीं है कि काम दे दिया चलो माहौल भी बढ़िया है, लेकिन अब जब उनसे काम तो 8 घंटे ले लिया लेकिन पेमेंट उनको बिल्कुल ही नामात्र की दे दी, जिससे उनका जीवन ही ना चल सके, खाना पीने की व्यवस्था ही ना हो सके। तो इसलिए निर्वाह मजदूरी, जिससे वो जीवन निर्वाह कर सके बढ़िया अपना, तो उतनी मजदूरी भी मजदूर को मिलनी चाहिए। राज्य इस बात का ध्यान रखे। फैक्ट्रियों के बाहर या फैक्ट्रियों में बोर्ड होते हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रियाज होती हैं, वहाँ मजदूरों की मजदूरी लिखी होती है, भी इतनी मजदूरी मिलेगी, गवर्नमेंट ने ही कह रखा है। तो मजदूरी व्यक्ति को इतनी मिलनी चाहिए जिससे उसका बढ़िया जीवन यापन हो सके। तो तीसरी व्यवस्था उसी आर्टिकल में ये है कि व्यक्ति को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना बढ़िया घर चला सके और उसका खुद का जीवन बढ़िया चल सके। और नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। देखिए जब रोज़गार राज्य देगा तो वर्तमान समय में भी अगर अपने देखते हैं तो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में रोज़गार बहुत कम है। तो इसमें आर्टिकल 43 में राज्यों को नीति निदेशक तत्व के द्वारा राज्यों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। तो छोटे छोटे उद्योग जितने ज़्यादा होंगे लोगों को उतना ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो कुटीर उद्योग, जो पहले गांधी जी ने भी कुटीर उद्योगों पर बड़ा बल दिया था, क्योंकि कुटीर उद्योग जो है वो छोटे छोटे उद्योग हैं। जैसे आप जैसे डिस्पोजल पत्तल होती हैं, डिस्पोजल प्लेट होती हैं, डिस्पोजल ग्लास होती हैं, इनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कुटीर उद्योग हैं। कोई जैसे है कुर्सियाँ बनाने का काम करता है, तारों की, जो छोटे छोटे लेवल के काम होते हैं ये सारे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। छोटे उद्योग जिनमें क्या है सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से रोज़गार मिल जाए। जितने कुटीर छोटे छोटे उद्योग होंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए रोज़गार सबको मिल सके, इसलिए आवश्यक है कि बड़े फैक्ट्रीज और बड़े उद्योग तो हैं ही लेकिन इतने नहीं हैं, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें, कुटीर उद्योग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार मिल सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। देखो समान नागरिक संहिता का मतलब है कानून। सभी जगह पे नागरिकों के साथ समान कानून लागू हों। धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में समान कानून लागू करना ही समान नागरिक संहिता है। सभी लोगों के लिए समान कानून होने चाहिए। जैसे शादी, तलाक है, उत्तराधिकार है, इन सभी मुद्दों पे अगर समान कानून बने तो सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होगा। हालांकि जो है इस तरह का कानून अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन आर्टिकल 44 राज्य को निर्देश देता है कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता हो, समान कानून हो, सभी तरीके के, किसी के साथ धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर कानूनों में भेदभाव ना हो, नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है वो ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। देखो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क मिलनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके ये जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी जो है इन्होंने कुछ कोटा रख दिया है जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, क्योंकि ये प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए
प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे को उसका अधिकार है मिलना। इसलिए आर्टिकल 45 जो है वो ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क और एकदम अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो 86वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जोड़ दी गई है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य जो दुर्बल जातियां हैं उनकी शिक्षा की और सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगा। क्योंकि देखो, शुरू से जो SC ST या दुर्बल जातियां थी उनका बहुत शोषण होता रहा है। बाद में आरक्षण के माध्यम से इन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। तो शुरू से इन जातियों का बहुत शोषण हुआ है। इसलिए जो है राज्य का ये कर्तव्य है कि इन लोगों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था कराए। जो समाज में इनके लिए साथ अन्याय हो रहा है, जो इनके जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके इनको समानता के लेवल पे लाए और इनकी सामाजिक अन्याय और अन्य शोषण जो इनका होता है उनसे इसकी रक्षा करे। हालांकि वर्तमान समय में ये बहुत हद तक लगभग ऐसा ख़त्म हो गया है, फिर भी जो है आर्टिकल 46 में राज्य ने को ये निर्देश दिया जाता है कि जो SC ST और दुर्बल जाति हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत पिछड़े हुए थे। ये निम्न जातियों के लोगों का बहुत शोषण हुआ था, एजुकेशन इन्हें मिलती नहीं थी, समाज में अन्याय बहुत होता था, शोषण बहुत होता था, तो निम्न स्तर के कार्य इनसे करवाए जाते थे। ये प्राचीन समय में हम देखते हैं, जब जातियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो शोषण इनका पहले बहुत हो चुका था। इसलिए जो है ज़रूरी है कि इन लोगों के कल्याण की, इन लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। इसलिए आर्टिकल 46 कहता है कि इन जातियों की शिक्षा की व्यवस्था करे और जो समाज में अन्याय है उससे इनकी रक्षा करे। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य जो है जो हानिकारक मादक पदार्थ जैसे सिगरेट है, शराब है, अन्य जो गुटखे हैं, ये जो हम देखते हैं प्रचलन में, इन मादक पदार्थों को रोके, इन पे रोक लगाए, प्रतिबंध, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। इनसे जो हैं असमय ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या शराब से लोगों के घर बिखर जाते हैं, घरों में कलेश कर रहता है। तो ये जो हानिकारक मादक पदार्थ जो है ना, ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को निम्न स्थिति में ले जाते हैं। तो और कुछ औषधियाँ भी जो ड्रग्स के नशे हैं, हानिकारक औषधियाँ हैं, जो नशीली औषधियाँ हैं, उन पे जो है राज्य प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें समाज के लिए सबसे खतरनाक है। तो आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य जो है वो हानिकारक जो मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ और नशीली औषधियाँ, नशीली दवाइयाँ जो हैं उन पे राज्य प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करे और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाए। देखो, इसमें यह कहा गया है कि कृषि में नई नई टेक्निक अपनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, कृषि की नई नई किस्में, जिसमें यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें मिलेगा, ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं। तो राज्य ये प्रयास करे कि ऐसी पौधे या ऐसी किस्में तैयार करें जिनसे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, ताकि उसका भी जो है वो आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो सके। तो टेक्निकल रूप से कृषि के रूप में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग कर करके और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करके ऐसी किस्में बनाएं पौधों की जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और जो है पशुपालन में भी जो है ना वैज्ञानिक प्रयास किए जाते हैं कि ऐसी नस्लें तैयार की जाती हैं कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें या ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे ऊन मिले। तो राज्य ऐसे वैज्ञानिक प्रयास करे कि पशुओं के बारे में भी, कि पशुओं की नई नई किस्में, नस्लें, ऐसी नई नई नस्लें तैयार हों जिनसे ज़्यादा व्यक्ति जो है जो पशुपालन कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, चाहे वो दूध के क्षेत्र में है, चाहे ऊन के क्षेत्र में है, इन क्षेत्रों के अंदर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसलिए राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा और जो दुधारू पशु हैं, जो पशु दूध देते हैं, उनके वध पर रोक लगाए। आर्टिकल 48 क वन एवं वन्य जीवों के विकास के लिए कार्य। ये आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि वो वनों का संरक्षण करे, वनों को कटने से रोके, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ी समस्या हो गई है आज। पर्यावरण जितना प्रदूषित हो रहा है, वनों की संख्या घटती जा रही है, और वनों की संख्या घटती जा रही है उतना ही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए राज्य जो है पेड़ पौधों को बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाए, वनों को संरक्षित रखे, वनों को कटने से बचाए। तो वन और वन्य जीव, जो वन्य जीव हैं जिनका शिकार हो रहा है, उन वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य जो है अधिक से अधिक प्रयास करे, उन जीवों को भी बचाए, क्योंकि उन्हें भी धरती पर रहने का हक है। इसलिए वन्य जीवों को बचाने के लिए भी और उनका विकास करने के लिए राज्य प्रयास करे।
आर्टिकल 49 है ऐतिहासिक स्मारक व वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, लाल किला है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, ये और किले हैं जो बहुत सारे, ये जो हमारी जितनी भी ऐतिहासिक स्मारक और जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करे, उनको ख़त्म होने से बचाए, उनका पुनरुद्धार करे, उनकी देखभाल करे। तो जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनसे हमें बहुत इनकम भी होती है, इन ऐतिहासिक और जो हमारे गौरव हैं इनको जो है वो ख़त्म होने से बचाए। क्योंकि बहुत से देखते हैं किले या इमारतें ऐसी हैं जो खंडर होती जा रही हैं, तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो उनको बचाए रखे, उनको ख़त्म होने से बचाए। क्योंकि ये धरोहर जो हैं हमारी धरोहर हैं ये, और इनको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो ऐतिहासिक जो भी हमारे पुराने स्मारक और वस्तुएं हैं उनको बचाए रखने का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखो कार्यपालिका जो है, मैंने बताया था 3 अंग होते हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका संसद में से निकलती है, जो मंत्रिमंडल है अपना, तो उसको न्यायपालिका से अलग रखे ताकि वो न्यायपालिका पे किसी तरीके का दबाव न डाल सके। हमारी न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष होकर काम करे। इसलिए जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का निर्देश राज्य को दिया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका पर किसी तरीके का प्रेशर ना दे, और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर जो भी न्याय है वो निष्पक्ष होकर दे सके। लास्ट है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि। देखो ये तो हमारा भारत जो है इसका नारा है विश्व बंधुत्व का, तो हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सभी देशों में शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का हम जो है प्रयास करते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि राज्य भी ऐसे कार्य करे जिससे पूरे विश्व में शांति हो और पूरे विश्व में सुरक्षा का माहौल हो। भारत विश्व बंधुत्व की भावना पर चलता है, ये सभी विश्व के कल्याण को चाहता है, इसलिए इस आर्टिकल को पूरी तरीके से हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम पूरा भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास रखता है और सुरक्षा में भी विश्वास रखता है। तो राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक तत्व जो थे ये 36 से 51 तक हो गए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन तत्वों की आलोचना पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।